हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षण डिजिटल स्टूडियो। आधुनिक भारतीय इतिहास के अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे हैं 1857 की क्रांति का। इसी क्रम में अपने पिछले वीडियो में हमने बात करी थी 1857 की क्रांति के स्वरूप तथा उसके प्रशासनिक एवं आर्थिक कारणों की। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 1857 की क्रांति के सामाजिक, धार्मिक, सैनिक एवं तात्कालिक कारणों की। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको मेरे आगे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। अगर आपको मेरे ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इसका लाभ ले सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं 1857 की क्रांति के सामाजिक, धार्मिक, सैनिक और तात्कालिक कारणों को। इनमें सबसे पहले हम बात करेंगे सामाजिक कारणों की। सामाजिक कारणों की अगर बात करें तो इसमें सबसे पहले आएंगे सामाजिक सुधार। सामाजिक सुधारों में सबसे पहले बात करते हैं कन्यावध निषेध की, जो कि 1795 ईस्वी में जॉन शोर के द्वारा किया गया था। मतलब भारत में अंग्रेजों ने सामाजिक सुधार जो किए वो भारतीयों को अपने समाज में, अपने समाज के जो रीति रिवाज थे उसमें हस्तक्षेप लगे। इस वजह से ये भी 1857 की क्रांति के कारण बने। इसके बाद आता है सती प्रथा। 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा सती प्रथा पर रोक लगा दी गई थी। रोक क्यों लगाई, कैसे लगाई और क्या प्रयास इसके लिए किए गए थे, इनको जब हम जो सामाजिक सुधार वाला चैप्टर है जब उसे पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल से देखेंगे। यहाँ सिर्फ हम 1857 की क्रांति के कारणों के तौर पर इसको देख रहे हैं। इसके बाद 1843 में दास प्रथा का अंत किया गया लॉर्ड एलनबरो के द्वारा। फिर नरबली प्रथा का अंत 1844 में लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा किया गया। इसके बाद भारत में जो विधवाएं थीं उनको पुनर्विवाह की अनुमति नहीं थी, तो अंग्रेजों ने विधवा पुनर्विवाह जो अधिनियम था उसको पारित किया, यानी कि विधवाओं को भी दोबारा से विवाह करने की अनुमति प्रदान की। इसके साथ साथ भारत में होने वाले जो बाल विवाह थे उन पर भी रोक लगा दी और ये कार्य 1856 में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया। इसके अलावा अंग्रेजों ने अंतरजातीय विवाह को भी मान्यता प्रदान कर दी, जो कि अब तक भारत में नहीं होता था। उपरोक्त सुधारों को भारतीय जनता ने ब्रिटिश का अपने धर्म में हस्तक्षेप समझा और इसी वजह से ये एक सामाजिक कारण बना, जो कि 1857 की क्रांति में जिसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब बात करते हैं धार्मिक कारण की। धार्मिक कारण में सबसे पहले हम कुछ धार्मिक कानूनों को देखेंगे जो कि अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों के लिए बनाए गए थे। तो सबसे पहले अगर बात करें तो 1806 ईस्वी में बेल्लौर में जो सैनिक थे उनको तिलक लगाने, माला पहनने, पगड़ी बांधने, दाढ़ी रखने आदि पर रोक लगा दी गई। मतलब जो भी भारतीय सैनिक थे ये सब उनके रीति रिवाज थे जो वो करते आए थे, तो उन सबको ये चीज़ें करने से रोक दिया गया। साथ ही साथ उन्हें अपने तरीके का हैट पहनने के लिए मजबूर किया गया, जिसमें चमड़े का एक तुर्रा लगा होता था। अब जो चमड़े का तुर्रा लगा होता था उसके लिए ये अफवाह फैली कि जो उसमें जो तुर्रा है वो गाय और सुअर की चर्बी का बना हुआ है, और ये जो अफवाह थी वो टीपू के बंधक पुत्रों ने फैलाई थी। अगर आपने मैसूर वाला मेरा वीडियो देखा होगा तो आपको याद होगा कि जो टीपू के दो पुत्र थे वो अंग्रेजों के पास बंधक के रूप में थे, तो उन्होंने ही ये अफवाह फैलाई थी ऐसा माना जाता है, जिस वजह से जो 1806 में बेल्लौर में जो सैनिक थे उन्होंने यहाँ पर विद्रोह कर दिया था। इसके बाद बात करें चार्टर एक्ट 1813 की। आप जानते हैं कि अंग्रेजों ने समय समय पर भारत के लिए कुछ एक्ट पारित किए थे, तो उसी में 1813 में एक एक्ट पारित किया गया था जो कि चार्टर एक्ट 1813 के नाम से जाना गया। इसमें क्या किया अंग्रेजों ने, ईसाई मिशनरियों को, यानी कि ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले जो मिशनरी थे उनको भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने की छूट दे दी कि अब वो भारत आकर अपने धर्म का प्रचार कर सकते थे। तो ये भी भारतीयों को अच्छा नहीं लगा। इसके बाद 1850 ईस्वी में धार्मिक अयोग्यता अधिनियम, जिसे लेक्स लॉकी अधिनियम कहा जाता है, वो पारित किया गया। इसके अनुसार क्या था कि अब भारतीयों को धर्म परिवर्तन के बाद भी अपनी पैतृक संपत्ति में हिस्सा मिल सकता था। अभी तक भारत में क्या होता था कि कोई भी व्यक्ति जो अपना धर्म छोड़कर किसी दूसरे धर्म को अपनाता था तो उसे उसकी पैतृक संपत्ति से बेदखल कर दिया जाता था। लेकिन यहाँ पर 1850 में अंग्रेजों के द्वारा एक धार्मिक अयोग्यता अधिनियम यानी कि लेक्स लॉकी अधिनियम पारित किया गया और उसके अनुसार अब भारतीयों को धर्म परिवर्तन करने के बाद भी, यानी कि अगर वो धर्म परिवर्तित करके ईसाई बन जाते हैं
तो भी उनको उनकी पैतृक संपत्ति में हिस्सा मिलेगा। ऐसा अधिनियम पारित किया गया, तो ये भी भारतीयों को पसंद नहीं आया। इसके अलावा अन्य धार्मिक कारणों की बात करें तो जेल में जो कैदी होते थे उनको स्वयं का बर्तन लाने से रोक दिया गया, यानी कि जेल के ही बर्तन में उनको खाना दिया जाने लगा, जो कि उनको अपने धर्म के खिलाफ लगा, क्योंकि जो हमारे जो देश है उसमें धर्म के आधार पर लोगों के साथ काफ़ी भेदभाव या छुआछूत किया जाता था। मतलब एक तरह से देखा जाए तो ये सारी जो चीज़ें थी वो अंग्रेजों के द्वारा सही की जा रही थी, लेकिन क्योंकि भारतीयों को ये लग रहा था कि वे कौन होते हैं हमारे धर्म में या हमारे जो सामाजिक रीति रिवाज हैं उसमें दखल देने वाले, इस वजह से वो अंग्रेजों के विरुद्ध चले गए। तो इसके भी क्या था, भारतीयों ने इसे, यानी कि जो बर्तन स्वयं के लाने से उनको रोक दिया गया था, उसे भी भारतीयों ने अपने धर्म के विरुद्ध समझा और उनके खिलाफ विद्रोह किया। इसके अलावा जेल तथा जो शैक्षिक संस्थान थे उनमें ईसाई धर्म की शिक्षा दी जा रही थी। इसके माध्यम से भारतीयों का धर्म परिवर्तन हो रहा था, तो ये चीज़ भी यहाँ के लोगों को पसंद नहीं आ रही थी। इसके अलावा आगरा में ईसाई धार्मिक साहित्य के प्रकाशन के लिए उन्होंने एक मुद्रणालय भी खोला, यानी कि एक प्रेस की स्थापना की गई जिसने यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा ईसाई धर्म की जो किताबें थी उनका प्रकाशन शुरू किया। इसके अलावा जो स्कूल थे उनमें बाइबल की शिक्षा को अनिवार्य बनाया गया था। तो ये सारे धार्मिक कारण थे जो कि 1857 की क्रांति का कारण बने। इसके अलावा कुछ अंग्रेज अधिकारी थे, उनके वक्तव्य थे जिन्होंने भी भारतीयों की जो धार्मिक भावनाएं थी उनको आहत किया। जैसे परमात्मा ने हिंदुस्तान का विशाल साम्राज्य ईसाई धर्म की पताका एक सिरे से दूसरे सिरे तक फहराने को दिया है। यानी कंपनी का एक अधिकारी था मेंजलिस, उसका कहना था कि उनके परमात्मा ने हिंदुस्तान का जो इतना बड़ा साम्राज्य है वो ईसाई धर्म की पताका को फहराने के लिए, यानी कि ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए ही दिया है। इसके अलावा एक और अधिकारी मेजर एडवर्ड था जिसने कहा कि भारत पर हमारे अधिकार का अंतिम उद्देश्य उसे ईसाई धर्म में परिवर्तन करना है। यानी कि ये सारे जो वक्तव्य थे उन्होंने भारतीयों की भावनाओं को आहत किया। अब बात करते हैं सैनिक कारणों की। सैनिक कारणों की बात करें तो जो चार्ल्स नेपियर था उसने भारतीय सैनिकों को उच्च जातीय भाड़े के सैनिक कहा था, यानी कि भारतीयों को निम्नतर, यानी कि अपने सैनिकों से निम्नतर आंका था। इसके अलावा आप जानते हैं कि विशेषकर जो सैनिक थे वो अवध और उत्तर प्रदेश से ही थे, इसलिए इन प्रदेशों में ज़्यादा जो क्रांति का प्रभाव था वो देखा गया। अब इसमें बात करते हैं कॉर्नवालिस की आंग्लीकरण नीति की। तो कॉर्नवालिस ने क्या किया, भारतीय सैनिकों की पद वृद्धि यानी कि प्रमोशन पर रोक लगा दी, यानी कि जो भारतीय सैनिक थे उनका प्रमोशन बड़ी पोस्टों पे नहीं हो सकता था। इसके अलावा 1856 ईस्वी में कैनिंग ने एक सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम पारित किया गया। इसमें सैनिकों के लिए कहीं भी जाकर नौकरी करना अनिवार्य बना दिया गया, यानी कि भारतीयों के लिए उस टाइम पे समुद्र पार करना क्या था, धर्म के विरुद्ध था। और इस अधिनियम के बाद ये तय कर दिया गया कि किसी भी सैनिक को कहीं भी जाकर नौकरी करनी पड़ सकती है। तो इसको भी जो भारतीय सैनिक थे उन्होंने अपने धर्म के विरुद्ध समझा। 1824 ईस्वी में बैरकपुर के सैनिकों ने समुद्र के रास्ते बर्मा जाने से इनकार कर दिया, क्योंकि उनका मानना था कि समुद्र पार करने से उनका धर्म भ्रष्ट हो जाता है। इसके अलावा 1854 ईस्वी में डाकघर अधिनियम आया। इसमें सैनिकों को प्रदान की गई जो निःशुल्क डाक सेवा थी उसको समाप्त कर दिया गया, यानी कि अब तक भारतीय सैनिक हों चाहे ब्रिटिश सैनिक हों दोनों को ही निःशुल्क डाक सुविधा प्रदान की जाती थी। लेकिन 1854 के अधिनियम से भारतीयों की जो ये सुविधा थी उसको समाप्त कर दिया गया, जिससे भी भारतीयों के जो सैनिक थे उनमें असंतोष पनपा। इसके अलावा कुछ पूर्व के सैनिक विद्रोह थे जिनसे भी जो भारतीय सैनिक थे उनको थोड़ा मतलब आत्मबल मिला, तो उनको देख लेते हैं। तो बक्सर युद्ध 1764, आप जानते हैं कि अंग्रेजों ने जो भारत में अपना प्रभुत्व जमाया वो 1764 ईस्वी में बक्सर के युद्ध के पश्चात जो इलाहाबाद की संधि हुई थी उसी से जमाया था। उनको हम आर्थिक कारणों में देख चुके हैं। अब बक्सर के युद्ध में ही, जब बक्सर का युद्ध हो रहा था तो इसी दौरान एक अंग्रेजी जो टुकड़ी थी वो मीर कासिम की सेना में जाकर मिल गई थी। अंग्रेजी टुकड़ी से मतलब ये था कि वो अंग्रेज सैनिक नहीं थे, बल्कि अंग्रेजों की तरफ से जो भारतीय सैनिक लड़ रहे थे उनकी एक टुकड़ी जो मीर कासिम था उसकी सेना में आकर मिल गई थी, यानी कि अंग्रेजों के खिलाफ उसने विद्रोह कर दिया था। इसके अलावा आपने ऊपर देखा कि बेल्लोर का जो सैनिक विद्रोह था जो कि 1806 में हुआ था, जिसमें जो धार्मिक प्रतीक थे जैसे कि तिलक लगाना, माला पहनना, दाढ़ी बढ़ाना, इन सब का जो इस्तेमाल था उस पर जो रोक लगाई गई थी उसको लेकर हुआ था। साथ ही साथ हैट एवं तुर्रा के प्रयोग पर
ये जो विद्रोह था वो किया गया था। इसके अलावा 1824 ईस्वी की बात करें तो इसमें बैरकपुर में 47वीं रेजिमेंट द्वारा बर्मा जाने से इनकार किया गया। इसके बाद 1844 ईस्वी में फिरोजपुर बंगाल में 64वीं रेजिमेंट ने अतिरिक्त भत्ता न मिलने पर सिंध जाने से इनकार कर दिया था। यानी कि 1857 की क्रांति से पहले भी ये छोटे छोटे जो सैनिक विद्रोह थे वो हो रहे थे, यानी कि सैनिक अंग्रेजों की नीतियों से संतुष्ट नहीं थे। इसके अलावा डलहौजी का जब कार्यकाल आया तो उसमें कई सारे विद्रोह हुए, जैसे कि 1849 में 22वीं रेजिमेंट के द्वारा विद्रोह किया गया, 1850 में 66वीं रेजिमेंट द्वारा विद्रोह हुआ और 1852 में 38वीं रेजिमेंट के द्वारा विद्रोह किया गया। यानी कि डलहौजी के कार्यकाल में सेना बहुत ही ज्यादा असंतुष्ट हो गई थी। इसके अलावा 1839 से 42 ईस्वी की बात करें तो आंग्ल अफगान युद्ध से अंग्रेजों की जो अजयता थी उस पर भारतीय सैनिकों को संदेह हो गया था। यानी कि अब तक ये माना जाता था कि जो अंग्रेज हैं वो अजय हैं, यानी कि उनको कोई हरा नहीं सकता, लेकिन आंग्ल अफगान युद्ध के पश्चात उनकी जो ये अजयता थी उस पर सैनिकों को संदेह होने लगा था। इसको डिटेल में मतलब संदेह क्यों हुआ, कैसी परिस्थितियां बनी थी, इसको जब हम आंग्ल अफगान संबंध पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल से देखेंगे। अब बात करते हैं तात्कालिक कारण और मंगल पांडे की भूमिका की। तो ब्रिटिश सेना में 1856 ईस्वी में पुरानी ब्राउन बेस बंदूक के स्थान पर नवीन राइफल एनफील्ड का प्रयोग शुरू किया गया, जो कि बुलिच शस्त्रागार यानी कि बुलिच आर्सेनल कारखाने में निर्मित हो रही थी। इसके कारतूस को इस्तेमाल करने से पहले मुंह से खोलना पड़ता था। इसी समय यह अफवाह उड़ी कि उसमें गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग हुआ है, और आप जानते हैं कि जो गाय और सुअर की चर्बी है वो भारतीय सैनिकों, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, दोनों के लिए ही धर्म के विरुद्ध थी। और ये जो अफवाह थी वो 1857 ईस्वी का जो जनवरी था उसमें फैली थी। इसका जो आरंभिक प्रयोग था, यानी कि इस बंदूक का जो आरंभिक प्रयोग था वो दमदम, अंबाला और सियालकोट में किया गया था। यहीं पर सैनिकों ने कहा कि कंपनी औरंगजेब की भूमिका में है और सैनिकों को शिवाजी बनना होगा। आप जानते हैं कि जिस तरह से औरंगजेब ने अपनी धार्मिक कट्टरता के आधार पर हिंदुओं के साथ जो धार्मिक रूप से व्यवहार किया था, तो यहीं पर इसलिए सैनिकों ने कहा कि जो कंपनी है वो औरंगजेब की तरह धार्मिक रूप से हम जो लोग हैं उनके धर्म को भ्रष्ट करना चाह रही है। इस वजह से जो सैनिक हैं उनको उनके खिलाफ जाकर शिवाजी की तरह कार्य करना होगा। अब बात करते हैं मंगल पांडे और क्रांति की शुरुआत की। बात करें अगर मंगल पांडे की, तो चर्बी लगे कारतूसों के प्रयोग से सैनिकों में अशांति फैल गई थी। जैसे ही ये अफवाह फैली कि जो बंदूक के कारतूस हैं उसमें सुअर और गाय की चर्बी लगी है, तो जो भी सैनिक जहां जहां पर इसका प्रयोग शुरू हुआ था वहां के जो सैनिक थे उनमें अशांति फैल गई। 23 जनवरी 1857 ईस्वी को दमदम के जो सैनिक थे उन्होंने इस बंदूक के प्रयोग से इनकार कर दिया। इसके बाद 26 फरवरी 1857 ईस्वी को बहरामपुर, जो कि कलकत्ता में पड़ता है, वहां के सैनिकों ने इसके प्रयोग से इनकार कर दिया। यानी एक के बाद एक जहां पर भी ये खबर पहुंच रही थी वहां के सैनिक इस बंदूक का प्रयोग करने से इनकार कर रहे थे। इसी क्रम में 29 मार्च 1857 ईस्वी को बैरकपुर छावनी, जो कि मुर्शिदाबाद के पास है, वहां की 34वीं एनआई रेजिमेंट के एक सैनिक मंगल पांडे ने इसका प्रयोग करने से इनकार कर दिया। इनकार करने के साथ ही उसने अपने अंग्रेज अधिकारियों सार्जेंट ह्यूसन तथा लेफ्टिनेंट कर्नल बाग की गोली मारकर हत्या कर दी। अब जैसे ही उसने हत्या कर दी तो जो और ब्रिटिश अधिकारी थे उन्होंने ईश्वरी प्रसाद नामक एक सैनिक को मंगल पांडे को गिरफ्तार करने के लिए कहा, लेकिन जो ईश्वरी प्रसाद थे उन्होंने मंगल पांडे को गिरफ्तार करने से इनकार कर दिया। बाद में शेख पलटू नाम के व्यक्ति की सहायता से मंगल पांडे को गिरफ्तार किया गया। 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। मंगल पांडे का जन्म 1827 ईस्वी में नागोवा गांव गाजीपुर में हुआ था। आगे बात करें तो 24 अप्रैल 1857 ईस्वी को मेरठ में देसी घुड़सवार सेना ने इस बंदूक के प्रयोग से इनकार किया। 10 मई 1857 को मेरठ छावनी में तैनात जो सैनिक थे उन्होंने विद्रोह कर दिया और इसी दिन क्रांति की शुरुआत मानी जाती है। यहाँ पर एक नोट है कि विद्रोह की तिथि 31 मई 1857 निश्चित की गई थी, जिसे अजीमुल्ला ने बिठूर में नाना साहब के साथ मिलकर तय किया था। यानी क्योंकि जो क्रांति की तारीख थी वो 31 मई 1857 निश्चित थी, लेकिन क्योंकि मंगल पांडे की इस घटना के पश्चात जो क्रांति थी वो 10 मई 1857 को ही मेरठ छावनी से
शुरू हो गई थी, क्योंकि 10 मई 1857 को मेरठ छावनी में जो सैनिक तैनात थे उन्होंने वहां विद्रोह कर दिया और वहां पर जो भी और कैद सैनिक थे उनको मुक्त करा के दिल्ली की ओर कूच किया, यानी कि दिल्ली की ओर बढ़ चले। इसके अलावा वहां पर जो जनरल हैबिट था उसने उन्हें रोकने का प्रयास नहीं किया, मतलब सैनिक इतने ज़्यादा आक्रोश में थे कि जो जनरल हैबिट था वो उन्हें रोकने का प्रयास नहीं कर पाया। 11 मई 1857 ईस्वी को जो सैनिक थे वो दिल्ली पहुंचे। 12 मई 1857 ईस्वी को जो सैनिक थे उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और जो मुगल बादशाह था उस समय बहादुर शाह जफर, उसको दोबारा से भारत का सम्राट घोषित किया। आपने पीछे देख चुके हैं कि जो मुगल बादशाह था उसको जो अंग्रेज थे उन्होंने बादशाह की पदवी उससे समाप्त कर दी थी। तो यहाँ से जो सैनिक दिल्ली जाते हैं, दिल्ली पर जब वो कब्जा कर लेते हैं तो वो वहाँ जाकर बहादुर शाह जफर को पुनः भारत का सम्राट घोषित करते हैं। इसके बाद इसी जो ये विद्रोह हो रहा था, इसी में कर्नल जो रिप्ले था अंग्रेजों का वो मारा गया और दिल्ली शस्त्रागार का जो कार्यवाहक लेफ्टिनेंट बिलोबी था वो भी वहां पराजित होता है। दिल्ली में 1857 ईस्वी का जो वास्तविक नेता था वो जनरल बख्त खान था। आगे बात करें खान बहादुर खान की, तो खान बहादुर खान भी सैनिकों का नेतृत्व कर उन्हें बरेली से दिल्ली ले आया था, यानी कि बरेली से जो नेतृत्व था इस क्रांति का वो खान बहादुर खान कर रहा था। इसके अलावा लॉर्ड कैनिंग ने विद्रोह दबाने की पूरी कोशिश की। पंजाब, कश्मीर, पटियाला, नाभा तथा जींद से सेनाएं बुलाई गईं। 14 सितंबर 1857 ईस्वी को संघर्ष प्रारंभ हुआ और ब्रिटिश नेतृत्व इस समय हेनरी, बर्नार्ड, विल्सन और निकलसन कर रहे थे, यानी कि ये जो 3 सेनापति थे वो अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व कर रहे थे। 6 दिन के पश्चात यानी कि 20 सितंबर 1857 ईस्वी को अंग्रेजों का पुनः दिल्ली पर अधिकार हो गया और इसमें जो अंग्रेज सेनापति निकलसन था वो मारा गया। दिल्ली पर पुनः अधिकार के बाद जो नरसंहार हुआ उसकी भयावहता नादिर शाह के आक्रमण से भी अधिक थी, ऐसा लॉर्ड एल्फिंस्टन ने लिखा है। यानी कि लॉर्ड एल्फिंस्टन ने कहा है कि जो दिल्ली पर जब अंग्रेजों का पुनः अधिकार हो गया तो उन्होंने उसके बाद जो नरसंहार किया वो नादिर शाह के आक्रमण के समय भी नहीं हुआ था। इसके अलावा हर्षण ने बहादुर शाह जो जफर था उसके रिश्तेदार मिर्जा इलाही बख्श की मदद से बहादुर शाह को हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया। यानी बहादुर शाह जफर का एक रिश्तेदार था मिर्जा इलाही बख्श, उसने अंग्रेजों को बहादुर शाह जफर के हुमायूं के मकबरे में छुपे होने की खबर दी और अंग्रेजों ने उसे हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार कर लिया तथा बंदी बनाकर रंगून निर्वासित कर दिया। साथ में उसकी बेगम जीनत महल को भी। बहादुर शाह के जो 2 पुत्र थे मिर्जा मुगल और मिर्जा ख्वाजा सुल्तान दोनों, और साथ ही साथ उसके पोते मिर्जा अबू बकर को लाल किले के सामने जो हर्षण था उसने गोली मार दी। इसके अलावा जो क्रांति का नेतृत्व कर रहा था बख्त खां, वो दिल्ली से लखनऊ चला गया। यहाँ मेरे सामने रक्त का एक विशाल सागर है, केवल खुदा ही जानता है मुझे और क्या देखना बदा है। ये मिर्जा गालिब का इस बात मतलब इस क्रांति को लेके कथन है कि जो अंग्रेजों ने दिल्ली में कत्लेआम मचाया उसके ऊपर ये मिर्जा गालिब का कथन है। विद्रोह के क्रम की बात करें तो मेरठ, दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, झांसी ये विद्रोह का क्रम था। विद्रोह का क्रम मतलब कि पहले जो क्रांति थी वो मेरठ से शुरू हुई, बाद में वो दिल्ली पहुंची, दिल्ली के बाद लखनऊ, लखनऊ के बाद कानपुर और कानपुर के बाद झांसी। तो इस तरह से हमने देखा कि जो 1857 की क्रांति थी उसके सैनिक और जो धार्मिक या सामाजिक कारण थे वो क्या क्या रहे। साथ ही साथ हमने क्रांति के तात्कालिक कारण को भी देखा। इससे आगे के वीडियो में हम क्रांति के प्रसार की बात करेंगे, डिटेल में देखेंगे कि जिन जगह पर 1857 की क्रांति का प्रभाव रहा वहाँ किस किस ने इसका नेतृत्व किया और कैसी परिस्थितियां रहीं तथा अंग्रेजों ने इन पर वापस से पुनः कब्जा कैसे किया। अगर आप डिटेल में मेरे साथ ऐसे ही हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।